हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडीओटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएस 002 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है तो आपके पास ये जो लास्ट 1 वीक 1 डे या फिर 1 मंथ है ये सफिशिएंट है अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हैं एग्जाम देने के लिए। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं जहां पर आपको इन सभी वीडियोस के फ्री पीडीएफ अवेलेबल होंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी आप अपने जो डाउट्स हैं वो आस्क कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, राइट एन एसे ऑन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के ऊपर एक एसे लिखना है हमें। So globalization is the process of integration and interconnection between countries. It is a globally phenomena as it is spread all over the world. It is a sharing of economies, cultures, population, trade, goods and services, technology and flow of investment, people and information, etc. Globalization क्या होता है? देखो, ग्लोबलाइजेशन को सिंपल भाषा में समझे तो आदान प्रदान होता है और वो हर चीज का है, कल्चर, पॉलिटी, टेक्नोलॉजी, सोशल वैल्यू, बिलीव्स, कम्युनिकेशन, हर एक चीज का। सो ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। ये ग्लोबली फिनोमेना है जो कि पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छे से स्प्रेड हुआ है। ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम अपनी इकोनॉमीज को, कल्चर को, पॉपुलेशन को, ट्रेड को, गुड्स को, सर्विसेज को, टेक्नोलॉजी को, इन्वेस्टमेंट को, हर एक चीज को क्या करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे जो देश के लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, वहाँ का कल्चर अपना रहे हैं, वहाँ का स्टाइल जी रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर जो लोग फॉलो करते थे, मतलब जो कि लोग वेस्टर्न से हैं, वेस्ट से हैं, वो इंडिया में आ रहे हैं। आपने अगर देखा होगा कि जो फॉरेनर्स होते हैं उनको कितना अच्छा लगता है इंडियन फूड, है ना, और हमारा जो अटायर होता है, जो हमारी लैंग्वेज होती है, वो सारी चीजें। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है? ग्लोबलाइजेशन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पहली है सोशल ग्लोबलाइजेशन। सोशल ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द शेयर। देखो, सोशल ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या होता है, हम वैल्यूज को शेयर करते हैं, बिलीव्स को शेयर करते हैं, नॉर्म्स को, कस्टम को, प्रैक्टिसेस को, हम इन सारी चीजों को शेयर करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि कितनी ज्यादा डाइवर्स सोसाइटी है। अगर हमें अभी यहाँ पे बैठ के देखना है कि गुजरात के अंदर कौन सी अभी चीज ट्रेंड में चल रही है, कौन सा खाना ट्रेंड में चल रहा है, कौन सी कपड़े ट्रेंड में चल रहे हैं, राजस्थान के अंदर कौन सी ज्वेलरी ट्रेंड में चल रही है, हरियाणा के अंदर कौन सा जो सॉन्ग है वो ट्रेंड में चल रहा है, ये सारी चीजें हम बहुत इजीली ग्लोबलाइजेशन की वजह से देख सकते हैं। ना ही सिर्फ स्टेट्स, हम अक्रॉस बॉर्डर भी देख सकते हैं। अगर अभी हमें देखना है कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है तो हम बहुत आसानी से देख सकते हैं, है ना। किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं कि क्वेश्चंस हैं जैसे कि सुशी एंड पिज्जा। आज के टाइम पे बच्चे प्रेफर करते हैं, पहले के टाइम पे क्या होता था, बाजरे की रोटी, है ना, और मक्के की रोटी, साग। बट आज के टाइम पे क्या लोग प्रेफर करते हैं? सुशी और पिज्जा, राइट। स्पेशली कौन करता है? जो हमारी ये जेनजी जनरेशन है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। Economic globalization is the increasing interdependencies of national economies through cross-border trade, investment and capital flow. देखो, बाहर जो लोग रहते हैं और इंडिया में फिर आके, मतलब जो इंडिया के लोग हैं जो बाहर पढ़ने के लिए गए हैं या जॉब कर रहे हैं, वो इंडिया में अपनी जो फैमिली के पास क्या करते हैं, मनी ट्रांसफर करते हैं। तो ये वे कैपिटल का फ्लो है। या फिर अगर हम यहाँ से जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ की हम करेंसी एक्सचेंज करा रहे हैं, तो ये भी क्या है? कैपिटल फ्लो है। कोई अगर चाइना से कोई सामान लाके इंडियन मार्केट्स में सेल कर रहा है या फिर इंडिया से ले जाके कहीं और मार्केट्स में सेल कर रहा है, तो ये भी क्या है? कैपिटल का फ्लो है, राइट। कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, जैसे कि प्रोज देख लेते हैं पहले। इट बूस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। कंज्यूमर्स को ज्यादा डाइवर्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिलते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स गेट एक्सेस टू डाइवर्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। लोकल बिजनेस गेट एक्सेस टू इंटरनेशनल कंज्यूमर। जो लोकल बिजनेस हैं उनको भी इंटरनेशनल कंज्यूमर्स मिलने लग गए हैं। कॉन्स क्या होते हैं? वेल्थ इनइक्वालिटी, कल्चरल होमोजेनाइजेशन। जैसे कि अगर हम देखें तो वेस्ट का कल्चर इस टाइम कितना भारी पड़ रहा है ना।
इसके अलावा कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन इज द स्प्रेड ऑफ कल्चर, कस्टम, आइडिया ऑफ अ प्लेस टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम कस्टम्स और कल्चर को शेयर करते हैं। जैसे कि मैकडोनलाइजेशन, एक टाइम था जब मैकडोनल्ड्स इतना बड़ा बन चुका था कि कहीं ना कहीं दिन में लोग अपना जो घर का खाना थे उसको छोड़ के और मैकडोनल्ड्स का बर्गर ही खाते थे। बहुत लंबी लंबी लाइंस उसके लिए लगती थी, राइट। ऐसे ही फैशन है, कल्चर है, स्प्रेड ऑफ फूड डिशेज, ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाई है? कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की वजह से। वरना एक छोटा बच्चा जो कि दिल्ली में रह रहा है या फिर यूपी में रह रहा है, उसको कैसे पता कि कश्मीर के अंदर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, क्या वहाँ पे खाना खाया जाता है, कैसे वहाँ पे लोग लाइफस्टाइल जी रहे हैं? किसकी वजह से पता है हमें? ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की वजह से। कौन सा होता है? इरोजन ऑफ लोकल कल्चर, जो लोकल कल्चर है वो हमारा इरोड होता जा रहा है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, देखो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कैसे है? जब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो जैसे बहुत बेसिक सी चीज बोलते हैं ना कि जब बहुत सारे जो एक बर्तन रखे होते हैं एक साथ, तो वो क्या करते हैं? आपस में नॉइस क्रिएट करते हैं, खड़कते हैं। इसी तरह इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले, अलग अलग ट्रेडिशन कस्टम को मानने वाले, तो जब ये एक साथ कहीं आके मिलते हैं तो फिर क्या होता है? क्लैश हो जाता है। अब वो आपका वायलेंट और नॉन वायलेंट दोनों ही होता है। आपने देखा है ना, यूट्यूब पे लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कहीं पर किसी ने कोई स्टेटमेंट बोल लिया और उसके लिए आवाज कोई कहीं और से उठ रही है। तो ये क्या है? ये सिविलाइजेशन का क्लैश हो रहा है। किसकी वजह से? कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इसके अलावा कौन से में देखते हैं? इरोजन ऑफ लोकल कल्चर, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है इसका। पहले के टाइम पे जो शादी होती थी, स्पेशली अगर हम हिंदू के अंदर बात करें, तो जो हमारे यहाँ शादी होती थी वो कितना, मतलब इतना ज्यादा रिच ट्रेडिशन होता था, मतलब एक पूरा फेस्टिवल होता था, राइट। सब मतलब बहुत सारे गेस्ट आते थे, काफी दिन पहले आते थे, काफी सारे फंक्शंस होते थे, रिचुअल्स होते थे, ट्रेडिशंस होते थे। जो शादी है वो घर से ही होती थी। बट आज के टाइम पे क्या होता है? ये शादी कम और कोई इवेंट या फिर कोई कल्चरल फेस्ट ज्यादा बन गया है ना। रिचुअल्स वगैरह सब हो चुके हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स होते हैं। लोग जहाँ पहले घर से शादी करते थे, वहीं अब घर से 2 हफ्ते पहले ही चले जाते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, प्री वेडिंग शूट्स के लिए। तो ये क्या है? हमारा लोकल कल्चर क्या हो रहा है? इरोड हो रहा है, खत्म हो रहा है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन। टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन refers to the spread of technology, information, communication system on a global scale. टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन के अंदर हमें क्या दिखता है कि जो इंफॉर्मेशन है, जो कम्युनिकेशन है, जो टेक्नोलॉजी है, इसका स्प्रेड बहुत ज्यादा इजी हो गया है। अगर आपका कोई बच्चा या फिर कोई भी रिलेटिव बाहर पढ़ने के लिए गया हुआ है, या फिर आपके पेरेंट्स बाहर जॉब करते हैं, तो फिर आप बहुत इजीली उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। सिर्फ आपको अपना फोन, पीसी या लैपटॉप ऑन करना है और उनको एक कॉल लगानी है या फिर एक वीडियो कॉल लगानी है। आप इतनी माइल्स दूर रहने के बाद भी उनके पास फील कर सकते हैं। और ये कौन करवाता है? ये टेक्नोलॉजी है। ये कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन का क्या है? स्प्रेड है। एग्जाम्पल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज शेयर इंफॉर्मेशन, एंगेज ग्लोबल कन्वर्सेशन एंड ई कॉमर्स टाइम्स। आप अपने घर पे बैठे हुए बाहर से कोई भी प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। जस्ट आपको फोन पे गूगल ऑन करना है, Amazon जाना, Amazon क्लिक करना है, Amazon पे जाना है, जो भी प्रोडक्ट चाहिए आप बहुत इजीली मंगा सकते हैं। बहुत इजी है। किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अगेन कॉन्वर्सेशन बहुत ज्यादा इजी हो गई है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन इज द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड वाइड पॉलिटिकल सिस्टम। पहले के टाइम पे क्या था? जो पॉलिटिक्स थी वो सीमित थी बाउंड्रीज के अंदर, बट अब ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन में क्या हो रहा है कि पूरा वर्ल्ड वाइड ये पॉलिटिकल सिस्टम फैल चुका है। फीचर्स देख लेते हैं, डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। कुछ पॉजिटिव फीचर्स क्या है? द राइज ऑफ फ्री ट्रेड, द राइज ऑफ मल्टीनेशनल एंड द राइज ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज लाइक IMF एंड WTO। जब हम इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स की बात करते हैं तब हमें बड़ी बड़ी IMF और WTO और UN जैसी बॉडीज देखने को मिलती हैं। नेगेटिव क्या है? लॉस ऑफ पावर एट द नेशन स्टेट लेवल, लेवल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, डिक्रीज्ड पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। अब क्या हो रहा है कि जो पावर्स है वो कहीं ना कहीं जो नेशंस की हैं वो कम होती जा रही है। जैसे हमने सॉवरेनिटी में डिस्कस किया था कि पहले क्या होता था, एक स्टेट फुली इंडिपेंडेंट होता था, बट जब से MNCs आई हैं तो कुछ शर्तें स्टेट को MNC की माननी पड़ती है, कुछ MNC को स्टेट की माननी पड़ती है। दोनों को कोऑपरेटिव मैनर में काम करना पड़ता है अगर उनको अच्छे से चीजें वर्क करनी है तो। ये था ग्लोबलाइजेशन।
क्वेश्चन नंबर 8, राइट एन एसे ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। इंटरनेशनल टेररिज्म के ऊपर एक एसे लिखना है और कंपेयर करना है इंटरनेशनल टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को एक्सप्लेन विद एग्जांपल। चलिए देखते हैं। ओके, द टर्म टेररिज्म इज derived from Latin word terror and data word terror means to tremble and the term deter means frighten। देखो, टेरर का मतलब होता है ट्रेम्बल यानी कि कांपना, डिटर का मतलब होता है फ्राइटन यानी कि डर। So terrorism means to harm people so that they are so frightened that they start trembling। टेररिज्म का मतलब है लोगों को इस तरीके से हार्म करना, इस तरीके से डराना कि वो कांपने लगे। Terrorism is a well thought out strategy in which the terrorists make use of violence to create fear and terror among the people। टेररिज्म एक पूरी वेल थॉट, पूरी अच्छे से, बहुत अच्छे से बनाई हुई एक स्ट्रैटेजी होती है कि कैसे लोगों के अंदर डर बिठाना है, कैसे लोगों को खत्म करना है। They are ruthless terrorists can kill any number of people and destroy any property just to spread terror or fear। जो टेररिस्ट होते हैं बहुत ज्यादा रूथलेस होते हैं, उनके पास दिल और दिमाग दोनों ही जो चीजें हैं उनकी कमी होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, कितने ही लोगों को वो मार सकते हैं और किसी भी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अपना डर फैलाने के लिए वो किसी भी कीमत पर, कितने भी लेवल पर जा सकते हैं। They believes in publicity, they seek to make themselves known as widely as possible by their act of terror। Publicity में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं ये, क्यों? आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे जो लोग फेमस होना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब के अंदर आके क्या करते हैं कि बहुत ही उल्टे सीधे काम करते हैं जिससे कि वो फेमस हो जाए। भले ही वो कोई बिजनेस कर रहे हो या वो किसी भी लाइन में हो, बट वो उल्टे सीधे काम किस लिए करते हैं, ताकि वो फेमस हो जाए, उनका नाम हो जाए। इसी तरह टेररिज्म भी, जो टेररिस्ट होते हैं क्या करते हैं, ये अपना डर बिठाने के लिए पब्लिसिटी करता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनके बारे में जाने और इनसे डरना शुरू हो जाए। और हर एक की मम्मा कहें, लाइक हर एक बच्चे की मदर कहें कि बेटा सो जाओ वरना ये जो भी फलाना टेररिस्ट है वो आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दे बिलीव, ओके सो ये हो चुका है। लिबरल्स ब्लेमिंग गवर्नमेंट फॉर बैड सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल एक्ट। अब देखो यहाँ पे ना हम देखेंगे कि जो भी हमने अब तक आइडियोलॉजीज पढ़ी है ना एमपीएस 001 में, लिबरल हो गए, कंजर्वेटिव हो गए, रियलिस्ट हो गए, या एमपीएस 2 में, तो हम देखेंगे कि कैसे ये लोग टेररिज्म को जस्टिफाई करते हैं। लिबरल जो ये है आपके लिबरल्स, ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो बैड सोशल और इकोनॉमिक पॉलिटिकल एक्ट करती है, जिसकी वजह से जो टेररिस्ट है वो पैदा हो जाते हैं। कंजर्वेटिव ब्लेम करते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये नई नई एक्ट और पॉलिसी लेके आती है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो डर जाते हैं और वो अपनी क्लास, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज जिससे भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनको उस चीज के खोने का डर होता है और वो टेररिस्ट बन जाते हैं। रियलिस्ट कहते हैं कि ये जो स्टेट्स के बीच में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है अपने आप को सबसे आगे दिखाने का, इसी की वजह से जो ये टेररिज्म है ये हमें देखने को मिलता है। क्या क्या मेथड्स होते हैं टेररिज्म के? टेररिस्ट यूज करते हैं इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग, अंधाधुंध गोलीबारी, कार बॉम्ब, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट, आरडीएक्स, सुसाइड स्क्वाड्स एंड पॉइजन गैसेस। वेरियस ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, कुछ हम देख लेते हैं। अलकायदा है, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तायबा, खालिस्तानी आर्म्ड इस्लामिक ग्रुप, ये सभी वो ग्रुप्स हैं जो कि नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे क्या कर रहे हैं, अपना डर लोगों के अंदर फैला रहे हैं और आतंक जैसी हरकतें कर रहे हैं। ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, टेररिज्म से फाइट करने के लिए हमने बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं ग्लोबली। एनजीओ है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि टेररिज्म को काउंटर करती हैं। आर्मी को इतना स्ट्रांग बनाया जा रहा है कि वो सारी जितनी भी टैक्टिक्स हैं इनकी, टेररिस्ट की, उनसे डील कर सके। साथ ही साथ फोर्स बनाई जा रही है, ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है, शांति भी बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी है उस पे बहुत ज्यादा नजर रखी जा रही है। और वो क्यों रखी जा रही है? क्योंकि जो इंटरनेशनल, जो अभी हमने ऊपर ग्रुप्स पढ़े हैं, इंटरनेशनल लेवल पे तो ये जो करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, राइट? क्योंकि वो आपके सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं, क्योंकि वो आपके नेबर कंट्रीज ही हैं जो कि ये टेररिज्म को अंजाम देते हैं। द मूवमेंट, और देखो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म क्या होता है? द मूवमेंट और एन अनयूजुअल एक्टिविटी एट द बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंक्लूड इन कन्वेंशनल टैक्टिक लाइक साइबर अटैक, पॉलिटिकल वेरफेयर एंड परसेप्शन वॉर। बात करें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अंदर, तो इसके अंदर जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा हमें और खतरनाक देखने को मिलते हैं, जैसे कि साइबर अटैक देखने को मिलते हैं, पॉलिटिकल वॉरफेयर और परसेप्शन वॉर हमें देखने को मिलती है। बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है कश्मीर। कश्मीर इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो हमें देखने को मिलता है। किसका एग्जाम्पल है? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। पाकिस्तान से जो भी हरकतें होती हैं वो कश्मीर के अंदर होती है, राइट?
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एग्जामिन द रोल ऑफ साइंस एंड टेक इन इंटरनेशनल रिलेशन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है आईआर के अंदर, चलिए देखते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लेज अ मेजर रोल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। काफी मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है साइंस एंड टेक, स्पेशली आज के टाइम पे देखा जाए तो जब ये एआई का जमाना चल रहा है तो साइंस एंड टेक कितना इंपॉर्टेंट है हम सभी जान सकते हैं, जानते हैं ऑलरेडी, और इसीलिए बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। वैसे तो ये सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सारे ही क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। It also increasing interdependencies between nation. It has changed the way we live, work and think. It has made lives easier and more comfortable. साइंस एंड टेक ने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है, बहुत ज़्यादा इजी और कंफर्टेबल कर दिया है। अगर हमें अभी कपड़े चाहिए तो ज़रूरी नहीं है कि हमें मार्केट जाना है, हमें शूज़ चाहिए तो ज़रूरी नहीं है मार्केट जाना है, हम बहुत इजीली जस्ट एक फ़ोन की क्लिक के थ्रू चीज़ें अपने घर ऑर्डर कर सकते हैं, राइट। हमें अब ज़रूरी नहीं है कि हम मॉल में जाके, हॉल में जाके मूवी देखें या हम बाहर कहीं घूमने जाएं, हम घर बैठे बैठे भी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। इट हैज़ ऑल्सो मेड अस मोर अवेयर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस एंड द प्रॉब्लम वी फेस। क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं और वर्ल्ड में क्या हो रहा है, हर एक चीज़ से साइंस एंड टेक हमें अवेयर कराता है। Now we can easily communicate with the people all over the world because technology improved communication. टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है कि आप यूपी के किसी छोटे से गांव में बैठकर भी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, कहीं भी अपने जो आपके प्रियजन हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उनसे आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं पॉजिटिव आउटकम्स क्या है और नेगेटिव आउटकम्स क्या है। हेल्प्स टू काउंटर टेररिज्म। टेररिज्म को काउंटर करने में बहुत बड़ा ही रोल प्ले करती है साइंस एंड टेक। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट देखने को मिलती है, बेटर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड एक्सटेंडेड लाइफ स्पैन। नेगेटिव आउटकम देख लेते हैं, लेस पर्सनल टाइम। आज के टाइम में पर्सनल टाइम आई डोंट थिंक आप लोग अपने आप को देते हैं, क्योंकि सभी लोग जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, इन सभी पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से पर्सनल टाइम कोई अपने आप को नहीं दे रहा है, राइट। टेक्नोलॉजी का मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है, फ्रॉड, स्कैम और जो भी आपको देखने को मिलते हैं ये स्कैम कॉल्स होती हैं, आपकी लॉटरी लगी है, ये हुआ है, या फिर सिर्फ एक ओटीपी बताने से आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाना, ये सब टेक्नोलॉजी का मिसयूज है। मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना, जैसे कि अभी स्कूल के अंदर बॉम्ब रखने की मिस इन्फॉर्मेशन थी, इससे पहले भी काफी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है, राइट। और जो पर्सनल डाटा है उसको भी बहुत इजीली किसी का भी पर्सनल डाटा ट्रैक कर सकते हो और उसको मिसयूज कर सकते हो, जिसकी वजह से जो क्राइम है, स्पेशली क्राइम अगेंस्ट गर्ल्स बढ़ गया है ना। किसी को भी अगर हमें डराना है और कोई हमारी बात नहीं मान रहा है तो हम जस्ट उसके जो चैट्स हैं, जो कॉन्वर्सेशन है, रिकॉर्डिंग्स हैं, वो सब सामने ला सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इन इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि आईआर के अंदर जस्टिस का जो कंसेप्ट है उसको समझते हैं। आंसर 10, justice as a concept in IR is old age as involved all spheres of state activity. Justice in international relations is a multifaceted concept that encompasses principles, norms, practices aimed at fostering fairness, equality, and ethical behavior among nations on a global stage. This complex and evolving notion of justice involves consideration of international law, human rights, diplomacy, and the pursuit of a harmonious and equitable world over. देखो बात करते हैं जस्टिस की तो बहुत सिंपल सा मीनिंग है इसका, न्याय दिलाना इंटरनेशनल लेवल पे हर एक इंसान को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, हर एक एसोसिएशन को, हर एक नेशन को, ठीक है। जस्टिस के कुछ पिलर्स होते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल्स के ऊपर जस्टिस काम करता है, कुछ नॉर्म्स के ऊपर काम करता है, प्रैक्टिसेस होती हैं, फेयरनेस के लिए काम करता है, इक्वालिटी देने के लिए काम करता है और काफी एथिकल बिहेवियर होता है, ठीक है। अगर आप कोर्ट में भी जाते हैं तो वहाँ पे रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ एंड ऑर्डर, इन्हीं के बेसिस पे, सबूतों के बेसिस पे सारे फैसले लिए जाते हैं, ना कि जो जज है वो अपनी मर्जी से कोई भी फैसला सुना देते हैं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स नोशन है जस्टिस, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स, डिप्लोमेसी, बहुत सारे आज के टाइम पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप जाके जस्टिस के लिए डिमांड कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो ये ह्यूमन राइट होते हैं, ह्यूमन राइट्स वाले होते हैं, ये कभी अच्छे तो कभी बुरे, किसी के भी लिए कहीं से भी खड़े हो जाते हैं। कोई केस हुआ इंडिया के अंदर और ये खड़े हुए हैं आपके अमेरिका के अंदर कि भाई हमें इनके लिए न्याय चाहिए, भले उनको पूरी बात पता हो या नहीं पता हो। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जिसमें उन्होंने गलत लोगों की साइड ली, ठीक है।
One key aspect of international justice is the establishment and adherence to international law, treaties, conventions, agreements serve as the legal framework that govern the behavior of states, setting standard for acceptable conduct and providing mechanism for dispute resolution. देखो कोई भी dispute चल रहा हो किसी के भी बीच में तो वो सारा मामला कहाँ जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास, जहाँ पे क्या होता है, न्याय मिलता है। चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन के आपस में कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, कोई देश का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, किसी का कोई ट्रेड को लेके हो, आर्मी को लेके हो, कोई भी हो, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर देख सकते हैं, है ना, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का ये जो मुद्दा है कश्मीर को लेके ये देख सकते हैं। तो इन सभी के लिए इंटरनेशनल एरेना बना हुआ है, इंटरनेशनल एक जगह हमें दी हुई है जहाँ पे जाके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इंटरनेशनली आपको वॉइस आपकी रेस करने के लिए स्टैंड देता है। राइट, क्वेश्चन नंबर 11 है राइट अ नोट ऑन रोल ऑफ एनजीओ। एनजीओ क्या होते हैं, क्या एनजीओ के रोल होते हैं, हम देखते हैं। NGO is an organization that is neither a part of government nor a conventional for profit business। देखो NGO गवर्नमेंट का हिस्सा भी नहीं हो सकते हैं और ये होते हैं और साथ ही ये नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस होते हैं, मतलब ना ही तो ये गवर्नमेंट का हिस्सा है ना ही ये प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। यूजुअली एक सेटअप होता है जो कि ऑर्डिनरी कोई भी लगा लेता है, मतलब कि कोई भी इन द सेंस जो ऑर्डिनरी हम लोग होते हैं, सिटीजन होते हैं, हम लोग एनजीओ को सेटअप कर लेते हैं। अब फंडिंग कहाँ से आती है, क्योंकि गवर्नमेंट सेटअप होता नहीं है, फिक्स सैलरीज होते नहीं है, सैलरी कोई देता नहीं है, तो फंडिंग होती है गवर्नमेंट से, फाउंडेशन से, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो प्राइवेट पर्सन होते हैं, जैसे कि टाटा की अगर बात करें तो वो बहुत ज्यादा एनजीओ में जो डोनेशन है वो करते रहते हैं। एनजीओ इज अ सोशल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल एक्टिविस्ट। देखो एनजीओ के अंदर ना, एनजीओ एक वॉलंटियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर जो भी पर्सन है वो जिस भी कम्युनिटी के लिए काम करना चाहता है वो जाके उस एनजीओ के साथ जुड़ सकता है, चाहे वो सिविलियंस के लिए काम करे, एनिमल्स के लिए काम करे, किसी के भी काम करे, सोशल वेलफेयर के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, सोशल चेंज के लिए, वो जाके किसी भी एनजीओ के साथ जाके जुड़ सकता है। उसके लिए उसको कोई एग्जाम नहीं निकालना है, उसके लिए कोई स्ट्रगल उसको नहीं करना है, वो एनजीओ के साथ जुड़ सकता है अगर उसको किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में जाके लोगों की हेल्प करनी है। NGO challenge governmental institutions, policies, can influence political process from inside the official arena and are frequently directly involved in the design of policies। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होती हैं, एनजीओ उनको भी चैलेंज कर लेते हैं, क्योंकि जो एनजीओ होते हैं वो ह्यूमंस के लिए होते हैं या एनिमल्स के लिए भी होते हैं, तो जिनके साथ भी गलत हो रहा होता है और जो भी गलत कर रहा होता है तो एनजीओ वाले उसके लिए आवाज उठाते हैं। जैसे कि बात करें तो जो महिला मुक्ति मोर्चा होता है वो किसके लिए आवाज उठाते हैं, फीमेल्स के लिए। ऐसे बुजुर्गों के लिए आपने एनजीओ देखे होंगे, छोटे बच्चों के लिए आपने देखे होंगे, एनिमल्स के लिए आपने देखे होंगे, ठीक है। एनजीओ focus on providing a voice for those who are unable to speak with their own, also advocate on important social issues such as human right, poverty, environmental issue। जो एनजीओज होते हैं उनका फोकस होता है कि वो ऐसे लोगों के लिए आवाज उठाएं जो कि अपनी आवाज खुद उठाने के लिए सक्षम नहीं है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हो, पॉवर्टी हो या फिर कोई भी एनवायरमेंटल इशू हो। बहुत सारे एनजीओ चलते हैं जो कि पानी को सेव, वाटर को सेव करने के लिए होते हैं, फॉरेस्ट को सेव करने के लिए होता है, एयर को क्लीन करने के लिए होता है। NGO activists include but are not limited to environment, social advocacy and human rights work. They can work to promote social and political change on a broader scale or very locally। NGO बहुत ही critical part है हमारी सोसाइटी का, क्योंकि वो कम्युनिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, साथ ही साथ वो सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन को प्रमोट कर रहे हैं और ऐसे लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं जो कि अपनी आवाज नहीं उठा सकते, चाहे वो एनवायरमेंट हो, एनिमल हो या फिर वो ह्यूमंस हो। कुछ फीचर्स देख लेते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है, नॉन पॉलिटिकल कैरेक्टर होता है, क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि बुजुर्गों के लिए जो बनाना है तो वो उन्हीं के लिए काम करेंगे ना कि किसी और के लिए। लिमिटेड एक्सटर्नल कंट्रोल होता है, वॉलंटरी कैरेक्टर है, वाइड ऑपरेशनल एरिया है, ज्यादा बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं एक लूपहोल भी है कि आज के टाइम पे हम बहुत ज्यादा न्यूज में देखते हैं कि जो एनजीओज होते हैं वो सेंटर बने हुआ है क्राइम का और इलीगल एक्टिविटीज का, चाहे वो ड्रग से रिलेटेड हो, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, है ना, या फिर और भी जो भी आपकी एक्स्ट्रा इलीगल चीजें आती हैं, उन सभी का सेंटर आजकल कुछ अनऑथोराइज्ड एनजीओज बने हुए हैं। एनजीओ की एक्टिविटीज देख लेते हैं। अवेयरनेस को क्रिएट करना इनका काम होता है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं रिहैबिलिटेशन को, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, कॉम्बैट मैनेजमेंट क्राइसिस, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं जैसे कि ह्यूमन राइट्स वॉच एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
What kind of international system is envisioned by the human security agenda? अब हम बात करते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी एजेंडा के बारे में. Human security is a perspective to look at international relation not from the viewpoint of nation state but from the perspective of security of individual. नाम से पता चल रहा है कि ह्यूमन सिक्योरिटी यानी कि ह्यूमन की ओवरऑल सिक्योरिटी की बात करी जा रही है, एक इंडिविजुअल की स्टेट, एक इंडिविजुअल की सिक्योरिटी की बात की जा रही है, ना कि किसी नेशन स्टेट की सिक्योरिटी की. In simple words, human security means safety of the people from both violent and non-violent threats. ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब है इंडिविजुअल की सेफ्टी का ध्यान देना, चाहे वो वायलेंट हो चाहे वो नॉन वायलेंट हो. द ह्यूमन सिक्योरिटी एजेंडा envisions an international system that prioritizes the protection and well-being of individual, placing them at the center of global security consideration. देखो यहाँ पे क्या है कि जो ह्यूमन सिक्योरिटी एजेंडा है उनका काम है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर प्रायोरिटी देना एक इंडिविजुअल को, एक इंडिविजुअल के वेलबींग को, एक इंडिविजुअल को एक सेंटर प्लेस देना जिससे कि जो उनकी ग्लोबल सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जा सके. Unlike traditional state-centric approaches, human security emphasizes the security of people rather than states, acknowledging their threats to individual safety, dignity, livelihood are integral aspect of the broader global challenge. यहाँ पे हम किसी स्टेट को सेंटर रख के नहीं सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल की सेफ्टी, डिग्निटी और उसके लिवलीहुड के बारे में. At its core, the human security agenda encompasses a wide range of interconnected issues like यहाँ पे एक ह्यूमन की इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी और पर्सनल सिक्योरिटी, ओवरऑल सिक्योरिटी की बात करी जा रही है. यहाँ पे ये बात नहीं करी जा रही है कि क्या होगा कि हम इमेजिन करने लग जाए कि हर एक इंडिविजुअल के चारों तरफ हमने मिलिट्री खड़ी कर दिया और हम उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. नहीं, ह्यूमन सिक्योरिटी के अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम एनवायरनमेंट को क्लीन करें. एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तभी तो ह्यूमंस अच्छे रहेंगे, राइट. कैसे पर्सनल सिक्योरिटी हम लोगों को दे सकते हैं, है ना. हेल्थ सिक्योरिटी कैसे दे सकते हैं, डिजीज को कम करके, और वो कब कब होगी जब हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा, है ना. तो ये सारी सिक्योरिटी एक ह्यूमन के अच्छी लाइफ को इंश्योर करने के लिए ह्यूमन सिक्योरिटी एजेंडा बनाया जाता है और डेली बेसिस पे ये काम करता है ताकि लोगों की लाइफ को और इजी बना सके. नेक्स्ट है व्हाट इज एथनिसिटी एंड एथनिक रिसर्जेंस एंड आइडेंटिटी वॉर्स. एथनिसिटी क्या है, एथनिक रिसर्जेंस और आइडेंटिटी वॉर्स की होती है. सो एथनिसिटी मीन्स व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयर अ कॉमन कल्चर और रिलीजन एंड लैंग्वेज एक्सेट्रा. देखो एथनिसिटी का मतलब होता है ऐसे लोगों का समूह, ऐसे लोगों का ग्रुप जो कॉमन कल्चर, कॉमन रिलीजन या फिर कॉमन लैंग्वेज को शेयर करते हैं. The word ethnic has been derived from the Latin word ethnicus. ये जो वर्ड है ethnicus वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है कॉमन आइडेंटिटी. रेस, कलर, कास्ट, रिलीजन, सब लोग अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, अलग अलग फेथ और बिलीव रखते हैं. नो डाउट डिफरेंशिएट एंड बाइंड पीपल टुगेदर इन सेपरेट सोशल पॉलिटिकल फॉर्मेशन. कोई डाउट नहीं है कि लोग इतने अलग होके भी कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. जैसे कि राजस्थान के अंदर जो लोग हैं वो एक जैसे हैं, उनका खाना, उनकी भाषा, उनका कपड़ा, उनका रहना, ये सारी चीजें लगभग सेम है. ऐसे कश्मीर में जो लोग हैं उनका लगभग जो सारी चीजें सेम है, राइट. राजस्थान के लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कश्मीर के लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों के अंदर कितना ज्यादा डिफरेंस है. वेदर के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, खाना, लैंग्वेज, रहना, हर एक चीज कितनी ज्यादा डिफरेंशिएट है. उसके बाद भी एक साथ रहना, ये होती है हमारी डाइवर्सिटी. मॉडर्नाइजेशन एंड एथनिक ऑब्सर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट. देखो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन यानी कि जैसे जैसे चीजें ना हाई लेवल पे जाती जा रही है ना, चीजें मॉडर्न होती जा रही है, चाहे वो एजुकेशन हो, पर कैपिटा इनकम हो, अर्बनाइजेशन हो, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट हो या फिर मीडिया पार्टिसिपेशन हो, ऐसे ऐसे जो हमारी ट्राइब्स हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं या फिर जो माइनॉरिटीज हैं, उनको डर रहता है कि जैसे जैसे चीजें मॉडर्न होती जा रही हैं कहीं वो लोग इरोड ना हो जाएं. मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे उनकी जो पहचान है, उनकी जो आइडेंटिटी है वो उनसे ना छीन ली जाए. तो इसी को लेके जो एथनिक अपसर्ज और कॉन्फ्लिक्ट है वो हमें देखने को मिलते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं कॉज ऑफ आइडेंटिटी वॉर्स. क्या कारण है आइडेंटिटी वॉर हमें देखने को मिलती है. Ethnic group around the world fear the loss of separate and distinct identity in the given political order.
अभी हमने डिस्कस किया था कि मॉडर्नाइजेशन के नाम पे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट के नाम पे जो लोग हैं उनके अंदर डर बैठ रहा है कि कहीं उनका जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, जो पहचान है वो खत्म ना हो जाए। फर्स्ट पॉइंट यही है कि फियर ऑफ लॉस ऑफ आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी का लॉस होने का डर है उन लोगों के अंदर। जैसे कि नागाज, मिजोज, असमीज इन इंडिया और पाकिस्तान के अंदर बलूच और पुश्तून्स। तो इन लोगों को क्या है, इन लोगों को पश्तून्स को क्या है, डर है। किस चीज का डर है कि उनकी जो पहचान है, जो बलूच हैं या जो पश्तून्स हैं, इनकी जो पहचान है ये इनसे ना छीन ली जाए। इसी को लेके फिर हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है पूरे नेशनल कंटेक्स्ट के अंदर। सेकेंड है फियर ऑफ एसिमिलेशन। माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप चाहते हैं कि वो एक टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर है, जिससे कि उनकी भी एक पहचान रहे कि उस फलानी पर्टिकुलर जगह के ऊपर वो जो पर्टिकुलर ग्रुप है या रिलीजन है वो लोग रहते हैं। जिसके लिए जो सिख है वो इंडिया के अंदर डिमांड करते हैं सिख होमलैंड यानी कि पंजाबी सूबा, और पाकिस्तान के अंदर वो डिमांड करते हैं सिंधु देश के बारे में। ठीक है, और यही क्या चीज बनाता है, अस और दे बनाता है, और वहीं से बाउंड्री बन जाती है। अस और दे क्या होता है, अस यानी हमारा ग्रुप और दे यानी उनका ग्रुप, और जब भी अस और दे आ जाता है तो वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। नेक्स्ट है सेंस ऑफ रिलेटिव डिप्रिवेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। देखो, जब भी डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं ना, तो कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन वहां पे बन जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी में भी एक मेजोरिटी और माइनॉरिटी का जो कॉम्प्लेक्स है वो होता ही होता है। तो यहाँ पे क्या है थर्ड वाले पॉइंट में कि जो माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप है वो कहीं ना कहीं अपने आप को डिस्क्रिमिनेटेड फील करते हैं। हालांकि बहुत सारे माइनॉरिटी राइट्स उनको दिए हुए हैं, बट स्टिल दे फील डिस्क्रिमिनेटेड। फोर्थ है सेंस ऑफ पावरलेसनेस। अगेन मेजोरिटी है तो जो एलीट क्लास है, जो अपर क्लास है या फिर जो मेजोरिटी क्लास है, उन्हीं के पास सारी पावर होगी, ना कि जो माइनॉरिटी है उनके पास। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं एथनिसिटी से और आइडेंटिटी से जुड़े हुए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए हो। अगर इन टॉपिक्स के ऊपर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके वीडियो सर्च कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी स्टडी और टेक।